नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है SHR ग्लोबल इंडिया पर। मैं अमन शर्मा। हमने पिछली क्लास में स्वास्थ्य के कुछ मानसिक और जो सामाजिक जो आपके पास में कारक है उन सभी के ऊपर हमने डिस्कस किया था, और उन सभी बातों पर डिस्कस करते हुए हमने कुछ बातें और उसमें पढ़ी थी कि जो भी कुपोषण होता है उसको अच्छे से देखा था। शिशु की जो स्वास्थ्य है उस पर हमने अच्छे से चर्चा की थी। आज का जो हमारा फिर से क्लास 3 का जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्वास्थ्य के सूचक, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य शब्द को रोग के होने या न होने तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये भी हमने पढ़ा था कि ये जरूरी नहीं है स्वस्थ व्यक्ति जो है उसको शारीरिक रूप से कोई रोग हो या नहीं हो सकता है कि वो मानसिक रूप से किसी न किसी विचारधारा के विरुद्ध लड़ रहा हो सकता है वो सामाजिक परिवेश के अंदर फिट नहीं हो रहा हो। तो स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से आप किसी भी व्यक्ति को देख करके ये नहीं बोल सकते कि ये स्वस्थ है, ठीक है। उसके आपने बहुत सारे कारक जो है वो पिछली क्लास में पढ़े थे, और जैसा कि आपको बार बार बोला जा रहा है आप इनके स्क्रीनशॉट जो है साथ साथ में लेते रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर का जो भी सार, पूरी यूनिट का जो भी सार है वो इसके अंदर आपके पास में है। तो आज की क्लास में हम फिर से देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए चिकित्सा तथा पोषण महत्वपूर्ण आयाम समझे जाते हैं। साथ ही साथ में हमने जो घटक पढ़े थे सामाजिक, मानसिक, मनुष्य का जो परिवेश है, परिवेश मतलब सामाजिक परिवेश, आसपास का परिवेश के साथ अंतःक्रियावन सम्मिलित है। किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय के स्वास्थ्य के संबंध में विभिन्न विचारकों के निजी दृष्टिकोण है। हमने एक बात की थी कि इसकी कोई फिक्स पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की जो है अलग अलग डेफिनेशंस दी है, ठीक है। किसी ने शारीरिक रूप से बोला, किसी ने बोला नहीं मानसिक को भी हम रखेंगे। तो इन बातों को कंसिडर किया गया। बात की जाती है कि जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों का निर्धारण करने के लिए उनका आकलन किया जाए जिससे व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य की स्थिति ज्ञात हो सके। यहाँ पर बात है स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से होंगे। स्वास्थ्य के सूचक में होता है मृत्यु सूचक, रुग्णता सूचक, अपंगता दरें, पोषण स्तर सूचक, स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचक, उपयोगिता दरें, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचक, पर्यावरण सूचक, जीवन स्तर के सूचक, स्वास्थ्य नीति सूचक और सामाजिक आर्थिक सूचक। ये जो विभिन्न टाइप के सूचक जो है वो आपके स्वास्थ्य के रहेंगे, और इनके ऊपर अभी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। होता क्या है, किसी भी स्वास्थ्य सूचक क्या होता है? स्वास्थ्य सूचक जो है वे चर जो स्वास्थ्य में बदलावों को मापने में सहायता करते हैं। हमने एक बार तो पहले बात की थी कि स्वास्थ्य को मापा नहीं जा सकता, पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर हमारे पास में हैं जिसके अकॉर्डिंग आप स्वास्थ्य की दर को देख सकते हो, जैसे जन्म मृत्यु दर वगैरह, इन सब के अकॉर्डिंग ये आपके सामने सूचक है। मापने में सहायता करते हैं, स्वास्थ्य के सूचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी गाँव में है, एक फिक्स पर्टिकुलर ईयर लिया, जैसे इसमें लिया गया आपने 2000 में मरने वाले लोगों की संख्या 15 से बढ़कर 2010 के अंदर 20 हो गई। साथ ही साथ में एग्जाम्पल के लिए है ये। यद्यपि आंकड़ों से ये ज्ञात होता है कि मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, परंतु आंकड़ों को अधिक गहराई से ये देखने पर पता चलता है कि जनसंख्या में 5000 की वृद्धि हुई है। फॉर एग्जाम्पल सन 2000 के अंदर जो भी जनसंख्या x थी, सन 2010 के अंदर ये जनसंख्या x + 5000 हो चुकी है। और जो आपके पास में मृत्यु दर है, मृत्यु दर 15 से बढ़कर के 20 हुई। 2000 में मृत्यु दर कितनी थी? 15, और 2010 के अंदर कितनी हो चुकी है? 20। ये क्या है? मृत्यु दर। तो आप सिर्फ इस मृत्यु दर को देख करके ये बात नहीं बोल सकते कि मृत्यु दर बढ़ी है, इसका मतलब स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो कम हुआ है। नहीं, 10 सालों में जनसंख्या भी तो बढ़ी है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग तो
यहां पर अलग अलग जो फैक्टर्स है वो काम करेंगे किसके, स्वास्थ्य के सूचक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं उनकी सभी की। मृत्यु सूचक। मृत्यु सूचक क्या है? जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में, जरूरी नहीं है कोई भी एक पर्टिकुलर आयु वर्ग हो कि सारे के सारे वृद्ध व्यक्ति हो, सभी वर्ग, बच्चे से लेकर के बड़े तक, सभी वर्गों में होने वाली मृत्यु जो होती है, उन मृत्यु दर के आंकड़े जो है इनसे जुड़े कारणों को दर्शाता है। कौन सा? मृत्यु सूचक। अब ध्यान से देखना, मृत्यु सूचक के अंदर कौन कौन से आएंगे आपके पास में? अधिशोषित मृत्यु सूचक, इसमें एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिशोषित मृत्यु दर कहलाती है। एक साल में 1000 में से जितने लोग जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन सभी को अधिशोषित मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर नाम में छुपा हुआ है कि कितने जो शिशु है, छोटे बच्चे जो हैं, बालक तथा बालिकाएं हैं, तो प्रति 1000 में से एक वर्ष में जीवित पैदा हुए शिशुओं में से, शिशु कैसे होने चाहिए? जीवित पैदा होने चाहिए, मतलब जन्म के समय वो जीवित होने चाहिए। उनमें से मरने वाले शिशुओं की जो संख्या है वह शिशु मृत्यु दर कहलाती है। साथ ही साथ में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर, ये क्या है बच्चों? एक वर्ष में पैदा होने वाले प्रति 1000 जीवित शिशुओं में 5 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशुओं और बालकों की संख्या, बालकों बालिकाओं, क्या हो सकता है? बालक और बालिका दोनों हो सकता है ना। बालक और बालिकाओं की जो संख्या है प्रति 1000 कितने साल में? 1 साल के अंदर। नेक्स्ट, 5 साल से कम आयु के। मातृ मृत्यु अनुपात, गर्भावस्था से संबंधित किसी भी कारण से प्रतिवर्ष कितना है ये? 1 लाख। कितना है ये? 1 लाख। 10,000 नहीं है, कितना है? 1 लाख। 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों में से मरने वाली महिलाओं की संख्या मातृ मृत्यु अनुपात कहलाती है। स्टोरी इज दैट कि 1 साल में, 1 वर्ष में 1 लाख महिलाओं के जो जीवित बच्चे हैं, जीवित जन्मों में से मरने वाली महिलाओं का जो संख्या है, महिलाओं की जो संख्या है 1 लाख में से, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? मातृ मृत्यु अनुपात। साथ ही साथ में रोग विशिष्ट मृत्यु, किसी भी विशिष्ट रोग जैसे हृदय रोग, हार्ट अटैक्स की वजह से, कैंसर की वजह से होने वाली मृत्युओं की जो संख्या है वो रोग विशिष्ट मृत्यु कहलाती है। यूं बोल दिया जाए कि कैंसर से इस साल कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों की डेथ हुई, या आपके हार्ट डिजीज की वजह से कितने लोगों की यहाँ पर डेथ हुई। तो ये सब की सब क्या होती है? रोग विशिष्ट मृत्यु दर। फिर से, जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि या जीवन प्रत्याशा, यहाँ पर किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दर के आधार पर औसत जीवन अवधि कितने वर्ष की होगी, इसे जीवन प्रत्याशा के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा भिन्न भिन्न निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वहाँ के लोगों की जो औसत आयु है उसके अकॉर्डिंग जीवित रहने की जो दर है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो लालसा है, इच्छा है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा के रूप में परिभाषित जो है वो किया जाता है। पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए इसकी कैलकुलेशन अलग अलग की जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो मेल तथा फीमेल पर अलग अलग अनेक कारक जो है वो इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास में है स्वास्थ्य के जो मृत्यु के जो सूचक हैं, मृत्यु के सूचक आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका। अब बात करते हैं रुग्णता तथा अस्वस्थता सूचक। कौन सा आएगा आपके पास में? रुग्णता तथा अस्वस्थता सूचक। किसी भी समुदाय में रोगों के कारण होने वाली लोगों की मृत्यु
तथा रोग से ग्रसित लोगों की संख्या का आंकलन आवश्यक है। इसीलिए एक विशिष्ट समयावधि में रोग के मामलों की संख्या तथा रोग के उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र के बाहर रोगी विभाग में आने वाले लोगों का आंकलन आवश्यक है कि पर्टिकुलर जगह में किन किन कारण की वजह से कौन कौन से रोगों के से ग्रसित जो लोग हैं वो कितने आए, इन सभी की पर्टिकुलर कैलकुलेशन की जाती। आप भी देखते हो आपके आसपास सरकारी हॉस्पिटल में जो PHC CHC है वहाँ पर क्या होता है, एक रजिस्टर लगा होता है, उस रेगुलर रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। हाँ भाई सब क्या कुछ है वहाँ, वो पूरा का पूरा डिटेल में लिखा जाता है और उन्हीं सभी आंकड़ों का यूज़ करके हमारे पास में पूरा का पूरा डेटा आता है। नेक्स्ट, अपंगता। अगर कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन कार्यों को सही तरीके से पूर्णतः नहीं कर पा रहा है, यानी उसके पास कहीं ना कहीं एक डिसेबिलिटी है, तो उसे इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा और ये अपने रोजमर्रा तथा सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर इनको अपंगता मुक्त जीवन कितने वर्ष का है, मतलब अस्वस्थता जो सूचक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर सूचकांक के माध्यम से ये ज्ञात किया जाता है कि अपंगता मुक्त जीवन कितने वर्ष का है, यानी कि वो जब पूरे तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद का जो जीवन है वो कितने वर्ष का है। दूसरा, पोषणात्मक स्तर सूचक। इसके अंदर शाला पूर्व यानी विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों की आयु के अनुरूप वजन, आयु के अनुरूप कद और मध्य बाह की परिस्थिति का नाप, मतलब स्कूल जाने से पहले बच्चों का जो भी उनकी एज है उस एज के अकॉर्डिंग उनका क्या वजन सही है, क्या उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनकी कद जो है वो ठीक ठाक है, इन सभी का आंकलन किया जाता है। और साथ ही साथ में कम जन्म भार की व्याप्ति दर, इनका अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग से, पोषणात्मक, मतलब कहीं वो बच्चा कुपोषण का तो शिकार नहीं है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। आप सभी लोगों ने ये गौर किया होगा कि मिड डे मील वगैरह चलाया जाता है ना, तो वो इसी अकॉर्डिंग है ताकि बच्चों को फूड जो है, भोजन जो है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, ठीक है, तथा उनके भोजन के अंदर विभिन्न पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचकांक। स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना तथा जनसंख्या स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के 3 कारक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो जनसंख्या, ठीक है, आधारभूत संरचना, जनसंख्या और स्वास्थ्य देखभाल, 1, 2 और 3, ये इनके प्रणाली के 3 कारक हैं। इन्हीं तीनों घटकों को मिला करके विभिन्न सूचक बनाए जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, पर्टिकुलर लोगों पर कितने डॉक्टर हैं, ठीक है। दूसरा, क्रिकेट स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित जनसंख्या, अस्पताल में प्रति बिस्तर रोगी संख्या आदि, यानी एक अस्पताल के अंदर बोलते हैं कि 100 बेड का अस्पताल है तो उसके अंदर रोगी कितने आ रहे हैं, उसके अनुपात से। आप लोग कई बार न्यूज़ देखते हो कि इस अस्पताल के अंदर 100 बेड बढ़ाए गए, मतलब अगर वो अस्पताल के अंदर रोगी व्यक्तियों की आने की संख्या ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें फैसिलिटी को इम्प्रूव भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यह सूचक मूल रूप से सेवाओं की उपलब्धता तथा पहुंच विषय को अवगत करवाता है। सिंपल सी बात है, अस्पताल में रोगियों की संख्या ज़्यादा है, बेड कम है, मतलब क्या है, उनके पास में संसाधनों की कमी है, उन संसाधनों की पूर्ति इसी सूचक के माध्यम से करवाई जाएगी। और क्या है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली, यहीं से हमको पता लग रहा है ना कि वहाँ पर क्या है, जितनी भी सेवाएं हैं उनकी उपलब्धताओं को सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए। देश के ग्रामीण, शहरी, आदिवासी छात्रों के बीच में स्वास्थ्य संसाधनों के वितरण में असमानता की जानकारी देता है कि देश के विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, उनके अकॉर्डिंग उनके संसाधनों में कितनी अनियमितताएं हैं या कितनी नियमितताएं हैं, इनके बारे में हमको ये जानकारी देता है। साथ ही साथ में उपयोगिता दरों की बात की जाए तो किसी भी स्वास्थ्य की आधारिक संरचना का उपयोग इनकी सुलभता पर निर्भर करता है। एक निश्चित समय में सुविधाओं की आवश्यकता के अनुपात में कितने लोगों को वास्तव में सुविधा दी गई है, इस आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता दर ज्ञात की जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी लोगों की आवश्यकता है
उसके अनुपात में आपने उनको कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, ये क्या होती है, उपयोगिता दरें कहलाती है। ठीक है, और इन्हीं उपयोगिता दरों के अकॉर्डिंग आप स्वास्थ्य सेवाओं की अंदर जितना भी हो सकता है उतना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उनके अकॉर्डिंग तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, इससे उपयोगिता ही पता चल रही है। साथ ही साथ में बात की जाए तो आपके पास में सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं। ये ऐसे मापक होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक मानसिक रूप से जो अस्वस्थ है या नहीं, इसके बारे में पता लगाता है। कैसा? सामाजिक मानसिक, पिछले चैप्टर में हमने किया था, मानसिक रूप से वैचारिक जो लड़ाई है उसके मन में वो जो चल रही है उसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे सामाजिक मानसिक अस्वस्थता के कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आपके पास में सुसाइड अटेम्प्ट हो जाते हैं खूब सारे, नर हत्या हो जाती है, किशोर अपराध वृत्ति, जो भी बच्चे हैं जो किशोरावस्था में अभी है, जस्ट ये क्रिटिकल जो टाइम पीरियड है बच्चों का, इस टाइम में वो अपराध की तरफ में उनकी जो वृत्ति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ में मादक पदार्थों का सेवन, ठीक है, धूम्रपान हुआ, है ना, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, मतलब इन सभी की व्यसनों की तरफ में जो बच्चा है वो मूव कर सकता है। क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है ये। साथ ही साथ में इन सूचनाओं के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आवश्यक सामाजिक क्रिया के लिए मार्ग प्रशस्त करवाया जाता है। जगह जगह आप देखते हो कि नुक्कड़ नाटक का प्रयोग से लोगों के अंदर अवेयरनेस करवाई जाती है, अलग अलग कैंप लगते हैं स्वास्थ्य संबंधित, है ना, विद्यालयों के अंदर जाकर के इस बारे में खूब सारी विस्तृत जानकारी दी जाती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके आसपास में कुछ पर्टिकुलर एरिया, उसके दायरे में कुछ पर्टिकुलर एरिया में ये शिक्षण संस्थान, इसके पर्टिकुलर एरिया में तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। वहाँ पर यदि कोई तंबाकू बेचता हुआ, है ना, या उसका सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाता है। कुछ इस टाइप से नए नए इनिशिएट आप बोल सकते हो कि हमने कुछ प्रारंभिक बिंदुओं पर पहल शुरू की है प्रशासन ने भी। ठीक है, इसके बाद में जीवन स्तर के सूचक, जीवन स्तर की आंकलन करने के लिए विशेषज्ञों ने जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, जो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता जिसको PQLI को तैयार किया गया है, इसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर, प्रत्याशित जीवन अवधि तथा साक्षरता दर नामक 3 कारक सम्मिलित किए गए हैं। किसमें? जीवन स्तर के आंकलन में क्या क्या होना चाहिए आपके पास में? शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो जानी चाहिए, दूसरा प्रत्याशित जीवन स्तर के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए, साक्षरता दर बढ़नी चाहिए, है ना। आपके पास में PQLI जो है इसको 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। इसके जो स्केल है उसको आप 0 से 100 के बीच में नंबरिंग देते हो, ये इसका एक पैमाना है। सामाजिक आर्थिक सूचक सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य के सूचक थे और ये सामाजिक आर्थिक सूचक है। किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड है। तो किसी भी समुदाय में आहार, आवास की उपलब्धता, प्रौढ़ साक्षरता, जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको पढ़ाने के लिए, महिला साक्षरता, महिलाओं को पढ़ाने के लिए, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि दर आदि स्वास्थ्य स्तर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। सभी का एक कॉमन जो यहाँ पर शिक्षा है वो होनी चाहिए। ठीक है, हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जितनी भी जानकारी है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है आप अपने आसपास कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हो कि पर्टिकुलर एक ही रूढ़िवादिता के अकॉर्डिंग चले रहते हैं। ठीक है, उन रूढ़िवादिताओं के कारण शरीर के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त पर्यावरण सूचक जो है, इसीलिए प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि रूढ़िवादिताओं को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। महिला साक्षरता, ठीक है, महिलाएं, बोला भी जाता है कि महिला अगर पढ़ती है तो क्या होता है, एक नहीं 2 परिवारों का एक साथ में ग्रोथ होती है, 2 परिवारों की ग्रोथ होती है। ठीक है, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी सुधरता है। ठीक है, साथ ही साथ में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होती है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर मतलब जितने भी टाइप की अवेयरनेस ये कैंपेन सरकार जो चला रही है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर भी थोड़ी रोक लगती है।
आप देख सकते हो पर्यावरण सूचकांक के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता तथा उपयुक्त स्वच्छता जैसी सुविधाएं प्राप्त घरों को प्रतिशत देखा जाता है। स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत संसाधनों का आवंटन महत्वपूर्ण सूचक है। किसके अकॉर्डिंग? स्वास्थ्य नीति के अकॉर्डिंग जो भी संसाधन है उनका एक फिक्स रेशियो के अंदर आवंटन जो होना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आते हैं अगली बात पे। आपके पास में भारत के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? भारत में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, यहाँ पर जनन अंक की मृत्यु तथा रुग्णता प्रोफाइल, स्वास्थ्य की देखभाल सुविधा व कर्मचारियों की जो उपलब्धता है उसको ज्ञात करना जरूरी है। जननांक की प्रोफाइल क्या होता है कि हमारे विश्व की तृतीय सर्वाधिक जनसंख्या, अब तो कैसा हो चुका है? द्वितीय हो चुका है। अब कैसा हो चुका है? द्वितीय, है ना, चाइना के बाद में सबसे बड़ा। भारत में जन्म दर मृत्यु दर से कहीं अधिक है, नॉर्मल सी बात है। अतः जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। भारत में कुल जनसंख्या का 35.3% भाग बच्चों का है। ये कोट टू कोट स्टेटमेंट भी है कि भारत जो है 21वीं सदी का जो भारत है वो एक युवाओं का देश है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किसके अंदर होती है? युवाओं में होती है, यूथ के अंदर होती है ना। आप सब, हम सब, तो ये क्या है? अभी का जो भारत है वो युवाओं का देश है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों का भी भाग कितना है? 35.3% बच्चे हैं, और जबकि उत्पादक जनसंख्या काफी कम है। पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में उचित निवेश द्वारा भारत आगामी वर्षों में सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। आज बच्चों के पास में शिक्षा होगी, बच्चों के पास में अवेयरनेस होगी, बच्चों के पास में पूरा का पूरा पोषण जो है वो प्रॉपर होगा, वो कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, तो आने वाले टाइम में जो भी जनरेशन आएगी उसके स्वास्थ्य के अंदर खूब सारी, आप देख सकते हो, सुधार होगा, जीवन स्तर बदलेगा, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ेगी, है ना, जैसा कि हमने अभी पीछे वाले पेज पर देखा। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली कार्य होगा। तो मेनली क्या है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। इसी की एक पहल के आपके पास में जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, अगर वो प्रॉपर ढंग से चले, है ना, तो बहुत कुछ जो है वो आने वाले टाइम में सुधर सकता है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। बात की जाए तो शिशु मृत्यु दर, कुछ आंकड़े आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आंकड़े दिए हुए हैं प्रसवकालीन मृत्यु दर के, अधिशोषित मृत्यु दर के। और शुरुआत की बात की जाए तो मृत्यु प्रोफाइल को देखा जाए तो वर्ष 2000 में आरंभ हुए सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मातृ तथा बाल सेवाओं को महत्व देने के कारण भारत में बाल मृत्यु तथा रुग्णता दर में काफी गिरावट आई है। रुग्णता मतलब वही कि बीमारी के अंदर, है ना, काफी ज्यादा गिरावट आई है। प्रत्याशित जीवन, जो जीवन जीने की जो आशा है, और जो भी यहाँ पर बच्चों के अंदर अतिसार, खसरे, नवजात टिटनेस जैसे रोगों से होने वाली मृत्यु के आंकड़े कम हुए। किसकी वजह से हुए? अवेयरनेस की वजह से। किसकी वजह से वो कम हुए? अवेयरनेस की वजह से। लोग बहुत ज्यादा अवेयर हुए। किसकी वजह से? ये कार्यक्रम चलाया उसकी वजह से। और साथ ही साथ में भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के कारण वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ी है ना। क्या हुआ है? जीवन औसत जो अपनी आय है वो थोड़ी बहुत बढ़ी है, वृद्धों की आय बढ़ी है। दीर्घकालीन रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ी है। चेचक तथा पोलियो जैसे संक्रमण रोगों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। पोलियो 2 बूंद है जरूरी, है ना, हमने कितना सारा ऐड सुना था जब हम छोटे थे, उसके बाद में भी, है ना, स्कूलों के अंदर भी पोलियो की दवाई पिलाने के लिए आते थे और अभी भी आते होंगे। तो कुल मिलाकर के ये सभी नवाचारों से क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले टाइम में। यही बात हम कर रहे थे। और साथ ही साथ में एड्स, अतिसार, मलेरिया, अन्य रोगाणुजनित रोगों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा स्कूल के अंदर एक दवाई या टैबलेट दे करके जाते थे। वो दवाई या टैबलेट जो होती थी, बड़ी सी टैबलेट, उसको खिलाया जाता था बच्चों को। यूं बोला जाता था कि पेट के कीड़े मारने के लिए काम में आती है।
ये कोई उसी टाइप से इनोवेशंस है, ठीक है। और जितने भी टिटनेस के टीके वगैरह लगाए जाते थे, चेचक के टीके लगते थे, है ना। हम अपने जब पिताजी के इन साथ बैठते हैं, पापा जी के इन साथ बैठते हैं, तब उनके ज़्यादातर हम देखते भी हैं यहाँ पर कोई अलग से जो निशान भी बने हुए हैं टीके लगने के, है ना। तो दादाजी के या नाना जी के, उन लोगों के देखना आप जरूर होगा बड़े बड़े, तो वो किसके हैं, चेचक के जो टीके हैं वो लगाए जाते थे। और वृद्धों की संख्या बढ़ने के कारण मधुमेह आपके शुगर जो है, हृदय धमनी रोग, कैंसर, पक्षाघात और फेफड़ों के रोग आंकड़ों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। तो टाइम के साथ साथ में आपके शुगर और कैंसर, ठीक है, फेफड़े, लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को देखा गया है अभी इनके। इसीलिए आपको क्या बोला जाता है कि वृद्ध प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और कार्मिकी। सन 1978 में सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई। और ध्यान से देखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई है आपके पास में, 1983 में। और स्वास्थ्य की बुनियादी संरचना का विकास किया गया। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक केंद्रों को आरंभ किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर कर्मचारियों व अन्य स्वास्थ्य योजना बनाई गई। केंद्रीय सरकार ने स्वास्थ्य योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं शुरू की, अलग अलग योजनाएं शुरू की। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल, हमारे ग्रामीण लेवल पर हॉस्पिटल, ठीक है, उनके अंदर कर्मचारियों की संख्या, इन सभी के ऊपर खूब अच्छे तरीके से गौर किया गया। और इसी के उपरांत अगर आप देखते हो स्वास्थ्य देखभाल हेतु मूलभूत सेवाएं तथा संकल्पनाएं, अगर इनकी बात की जाए तो आपके पास में जो फर्स्ट लेयर जो होती है, फर्स्ट लेयर के अंदर बात की जाए, भारत में प्राथमिक स्तर की जो देखभाल सेवाओं में उपकेंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए और वहां पर अधिकांश स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है। छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं वो उपकेंद्रों पर ही खत्म कर दी जाती है, ठीक है। बाद में जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के अंदर देखा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों का जो है उनको बनाया गया, उनको सशक्त किया गया, जिसके लिए जटिल रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, रोग निवारक सेवाएं और सुविधाएं दी जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। बाद में जो आती है थर्ड लेयर के अंदर मेडिकल कॉलेजों तथा एम्स की बात की जा रही है। अखिल भारतीय संस्थान के माध्यम से क्या किया जाता है, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, कैसी, अति विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो दी जाती है। जैसे कैंसर जैसे उपचार जो हैं वो यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट आपको मिलता है। और विशेषज्ञ कर्मचारियों योजना प्रबंध कौशल शिक्षा भी प्रदान की जाती है। आप देखते हो एम्स में एडमिशन मिलता है, बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, कौशल मतलब इन सभी चीजों से कैसे, मतलब पूरी की पूरी स्टडी की जाती है। एक टाइप से वो आपका कॉलेज भी हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य टीम की संकल्पना सहायक चिकित्सकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करके चिकित्सकों का कार्यभार कम किया जाता है। और जो भी आपके पास में सहायक कार्य करता है के पास के क्षेत्र विशेष संपूर्ण व्यावसायिक योग्यता कुछ कम योग्यताएं होती है या व्यावसायिक कार्यकर्ता के अंतर्गत कार्य करता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत जितने भी चिकित्सीय और गैर चिकित्सीय वर्ग के बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में मिलकर के एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। और टीम के रूप में कार्य कौन कौन करता है, डॉक्टर, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक, गांव स्वास्थ्य गाइड, प्रशिक्षित दाइयां आदि इसके अंदर सम्मिलित है। ये सभी लोग मिलकर के ओवरऑल अलग अलग लेयर बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग काम किया गया। बात करते हैं आगे
आगे की बात जो है उसके अकॉर्डिंग 1977 में किसी के लिए, सभी के लिए स्वास्थ्य, इसके लिए क्या किया गया, 1977 में अल्मा-अता में आयोजित जो स्वास्थ्य सभा है इसके अंदर एक लक्ष्य रखा गया, और लक्ष्य क्या था कि 2000 तक विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य को उस स्तर तक पहुंचाया जाए जहां पर वे सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन यापन कर सके। इसीलिए भारत सरकार ने भी क्या किया, इस घोषणा पर 1978 में हस्ताक्षर किए और स्वास्थ्य में समानता का लक्ष्य निर्धारित किए। ठीक है, तो यहाँ पर भारत ने भी, इंडिया ने भी अपने जो लक्ष्य थे उनको क्या किया, सेट किया। और हमने क्या किया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य जो देखभाल है उसके लिए संपूर्ण समाज का एक दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके उनके लिए स्वस्थ तथा कल्याणकारी जो भी नीतियां हैं वो बनाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, स्वास्थ्य संवर्धन, बीमारियों की रोकथाम से लेकर के स्वास्थ्य तक निरंतर जल्द से जल्द जो है आपके वितरण करना है। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत समुदाय की भागीदारी, मेन क्या है, समुदाय, कम्युनिटी की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना है। अंतर क्षेत्रीय समन्वय, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में समानता। कितने संबंध है, 4 स्तंभ है, कौन कौन से हैं। पहला आपके पास में क्या है, समुदाय की भागीदारी। एक, इसको रेड पेन से कर लेते हैं हम, क्या बोल दोगे आप कि आपके पास में क्या होने चाहिए, समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, अंतर क्षेत्रीय समन्वय, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, क्या होना चाहिए, उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में समानता। सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में समानता, ये 4 जो आपके प्रमुख स्तंभ है, इसके क्या है, 4 प्रमुख स्तंभ है। और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार लोगों का स्वास्थ्य उनके अपने हाथों में है। संतुलित भोजन कीजिए, फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने बात किया था, संतुलित भोजन करने से सब चीज़ें ऑटोमेटिक सही चलेगी। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशंस जो है, पोषक तत्व जो है, विटामिन्स जो है, वो सभी के सभी, और खनिज पदार्थ जो है वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। साथ ही साथ में इस अल्मा-अता की घोषणा के बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में संवर्धन, रोकथाम, रोग निवारक, उपचारात्मक तथा पुनर्वास सुविधाएं और सेवाएं मुहैया कराई जाती है। और इसके साथ साथ में बहुत सारी सेवाएं जो दी जाती है उसको आप किस रूप में देखते हो, उसको आप देखते हो यहाँ पर स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम, नियंत्रण के तरीकों के विषय में जागरूकता की जाती है। आपने कोरोना के अंदर खूब सारा देखा था, क्या था कि वही 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क पहनना है जरूरी, है ना, और लॉकडाउन किया गया पूरा का पूरा। रीजन इज दैट, कौन इंपॉर्टेंट था वहां पर, सारे के सारे लोग इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो हर एक इंसान की वहां पर जीवन की वैल्यू थी, ठीक है। तो इस चीज को सुनिश्चित किया जाना जरूरी था। और यहाँ पर यही सुनिश्चितता जो है वो हमारी जागरूकता की बात है। लोगों ने भी बातें मानी, है ना, लोगों ने भी क्या प्रॉपर बातें मानी। और खाद्य पूर्ति, पर्याप्त पोषण, क्या किया गया था, टीके लगवाए गए थे, है ना। उसके लिए बहुत अलग अलग स्तर की जो है वो टीमें बनाई गई थी। हम नॉर्मली भी देखते हैं कि जैसे अभी मौसम चेंज होता है ना, मौसम चेंज होता है और मलेरिया आने की संभावनाएं खूब ज़्यादा बढ़ जाती है। तब प्रशासन क्या करता है, इन्हीं लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके फॉगिंग करवाता है। फॉगिंग से क्या होता है, सारे के सारे मच्छर जो है वो मर जाते हैं एक टाइप से। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों के अंदर क्या है, अवेयरनेस है। खाद्य आपूर्ति, पर्याप्त पोषण को बढ़ावा, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति देना, है ना, पानी कैसा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए खूब सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए हुए हैं, नमामि गंगे, है ना। इसी के साथ साथ में कौन सा है, यमुना नदी को, यमुना
नदी को क्लीन करने के लिए, ठीक है, हमारे आसपास की जितनी भी नदियां हैं उन सभी को साफ करने के लिए विभिन्न वर्गों ने, ऐसा जरूरी नहीं है सरकार के द्वारा, आसपास के लोगों ने, बहुत सारे समुदायों ने इसके अंदर पहल करके ये सब चीजें देखते हैं। और क्या है, मातृ बाल स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन के लिए बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो चल रहा है। संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, स्थानिक रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बीमारियों एवं चोटों का उचित इलाज तथा अनिवार्य दवाइयों की व्यवस्था। मेन बात तो ये है, अनिवार्य दवाइयों की व्यवस्था एकदम निम्न स्तर तक की जाती है, ठीक है। आप कोई भी दवाई जो है आपके आसपास कोई भी मेडिकल स्टोर जो होता है वहाँ तक मिल जाती है, और कुछ विशेष दवाइयाँ जो होती है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाती है, एकदम निम्न स्तर तक मिल जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जीवन रक्षा औषधि अपन बोल सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है, आलमात्ता के निर्धारित सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वापस से 1982 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण किया। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंदर क्या किया बच्चों, इन लोगों ने इनको नीतियों को पुनर्संशोधित किया, जो पहले नीति बनाई थी उसको पुनर्संशोधित किया और स्वास्थ्य नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया। पहले 2000 किया था, फिर 2002 के रूप में प्रस्तुत किया। और उसका उद्देश्य क्या था, आम जनता के स्वास्थ्य को संतोषजनक स्तर तक पहुंचाना, ये इन्होंने रखा। और इस नीति में 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर निरोधक तथा प्राथमिक उपचार सेवाएं प्रदान करना प्रमुख था। परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक परिवर्तनों के चलते इस नीति को पुनर्संशोधित करके 2017 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का विकास किया गया। ध्यान से सुनना, कब कब किया इन्होंने, 1982 में किया, 2002 के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया, और कुछ 2015 तक के इन्होंने उद्देश्य रखे। वापस से इस नीति को हम कब लेकर के आए, 2017 में इसको पुनर्संशोधित किया, और फिर से हमने कुछ अपने उद्देश्य रखे, कुछ हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए, और उस लक्ष्य निर्धारित किए और नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है उसका विकास किया। और इसका लक्ष्य क्या था, निश्चित रूप से सेवाओं की देखभाल प्रदान करना। सेम टू सेम सभी नीतियों का मोटिव एक ही था कि जैसे तैसे करके, जैसे भी हो, हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें, सभी नागरिकों तक समान रूप से संसाधनों का समुचित जो है वो वितरण हो सके, जिससे कि उनकी जीवन प्रत्याशा में सुधार हो सके। किसमें सुधार हो सके, जीवन प्रत्याशा में सुधार हो सके। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, वो महत्वपूर्ण मुद्दों के अंतर्गत क्या था, स्वास्थ्य सेवाओं को स्वस्थता पर केंद्रित करना, जन स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर जो आपकी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% करना। नीति में 2/3 संसाधनों को प्राथमिक देखभाल के लिए, 2/3 संसाधनों को किसके अंदर, प्राथमिक देखभाल के लिए आवंटित करना, और पूर्व स्क्रीनिंग के से गैर संचरणीय रोगों को बढ़ने वाली रुग्णता तथा रोकने योग्य मृत्यु दर को कम करना। इसी के साथ साथ आपके पास में भारत के अंदर इसके अंदर किस चीज़ों को देखा गया, ग्रामीण स्तर पर क्या किया गया, और शहरी स्तर के ऊपर क्या क्या बातें यहाँ पर देखी गई, उनको अपन देखते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, तो आपके पास में एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को आप देख सकते हो। हमने क्या किया, एक जिला अस्पताल जो कि कहाँ पर होना चाहिए, जिला स्तर पर होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है इनको खोला गया, जिसको आप क्या बोलते हो, CHC बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, CHC। आपने देखा होगा PHC होता है और CHC होता है ना आपके आसपास। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या के ऊपर क्या होना चाहिए, एक CHC होता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की जनसंख्या 80,000 से 1,20,000 तक है तो वहां पर CHC जो है वो अनिवार्य रूप से खुलना चाहिए। अब जो CHC है यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये भी CHC ही है एक टाइप की, 20,000 से 30,000 जनसंख्या। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या क्या है, इनके अंतर्गत कुछ उपकेंद्र जो है वो खोले जाते हैं,
उपकेंद्र कैसे खोले जाते हैं, एक CHC के अंतर्गत खूब सारे उपकेंद्र होंगे, ठीक है। अब उन उपकेंद्रों का बहुउद्देश्य कार्यकर्ता वहां पर 3000 से 5000 की जनसंख्या के ऊपर ऐसा किया जाता है। आप देखते हो आपके एक पर्टिकुलर एरिया में एक छोटा हॉस्पिटल होता है ना, वहां पर सिर्फ कम उपचार, है ना, छोटे मोटे बुखार खांसी जुकाम इस टाइप के इलाज कर दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हो एक क्या होता है, CHC होता है, वहां पर लैब वगैरह की व्यवस्था होती है ना। इन सभी को अभी अपन डिटेल में देखने वाले हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवक स्वास्थ्य गाइड जो होते हैं ये 1000 की जनसंख्या के ऊपर होते हैं। इन सभी को अपन देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखोगे तो शहरी के अंदर क्या होता है, शहरी के अंदर होता है PHC और एक होता है CHC। PHC के अंदर क्या होता है, आपके पास में औषधि वितरण सेवा होती है, उनके पास प्रयोगशाला होती है जांच के लिए, और 50,000 लोगों की अगर आबादी है, कितने लोगों की आबादी है, 50,000 लोगों की अगर आबादी है तो वहां पर एक PHC ओपन होती है ना। और यहाँ पर OPD क्लिनिक होता है, और मैं जो भी आपके पास में एक लैब वहां पर उपस्थित होगी ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए, है ना, शुगर के टेस्ट या यूरिन टेस्ट वगैरह, वो सब जो है वहां पर उपयोगी जो भी हो उपयोगी उनको जांचने के लिए वहां पर एक प्रयोगशाला होती है, और औषधि वितरण सेवा जो है वहां पर आपके पास में होगी। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी सेवाएं जो है वो प्रदान करते हैं। अगर बोल दिया गया है कि कोई भी टाइप की फीस नहीं है, जैसा कि नॉर्मली होता ही है सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, तो उस टाइप से कोई फीस नहीं है। दवाइयों के ऊपर जितना डिस्काउंट होता है उतना डिस्काउंट, है ना, गवर्नमेंट रेट के ऊपर दवाइयाँ वहाँ पर मिलती है, और कई जगह फ्री के अंदर भी, राजस्थान में अगर आप देखते हो तो फ्री में दवाइयाँ भी मिलती है ना। CHC में क्या होता है, शहरी समुदाय में लगभग आपके पास में है 5 लाख, कितना है, 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ये सेवाएं प्रदान की जाती है, और उसी के लिए स्थापित किया जाता है। जो आपके पास में NUHM कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 1000 से 1000 लोगों से 2500 तक की जो आबादी होती है उनके लिए आशा कार्यकर्ताएं नियुक्त की जाती है। आशा कार्यकर्ताएं आप सभी को पता होगा, आपके आसपास, है ना, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, उनका टीकाकरण के लिए ये महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं। ये इसी स्कीम के अंतर्गत है ना। ये हमारे व्यवहारिक जीवन के इर्द गिर्द है, आसपास है, पर हम इनको ऑब्जर्व बहुत कम करते हैं, देखते हैं, मिलते जुलते हैं, पर हम जो है इस लेवल पे जब आते हैं तब हम देखते हैं अच्छा ये वो है क्या, वही कार्यकर्ताएं हैं क्या जिनको इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया है ना, ये आशा कार्यकर्ताएं हैं। साथ ही साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है, ग्रामीण स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के अंदर गांवों में 1000 लोगों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कार्यकर्ताओं कार्य रोगों की रोकथाम के लिए समर्थक सेवाएं प्रदान करता है। तरल उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की सहायता देना इसका काम है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक आशा कार्यकर्ता नियुक्त की जाती है। आशा कार्यकर्ता जो नियुक्त की जाती है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ कार्य करती है, और उपकेंद्र के सामान्य क्षेत्रों में 5000 लोगों के लिए एक उपकेंद्र तथा कठिन दुर्गम जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, देखो नॉर्मल जो प्लेन एरियाज है वहां पर तो 5000 के ऊपर, और जो दुर्गम और जनजाति एरिया है या पहाड़ी एरिया है वहां पर 3000 लोगों के लिए एक उपकेंद्र का प्रावधान है, ठीक है, जिसके अंदर सभी रोग निवारक सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती है, जो भी अभी अपन ने उस चार्ट के अंदर देखा। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है आपके पास में, सामान्य क्षेत्रों में 30,000 की आबादी के लिए और दुर्गम क्षेत्रों में 20,000 की जो आबादी है उनके लिए एक स्वास्थ्य केंद्र का कार्यक्रम है। फॉर एग्जांपल दुर्गम एरिया है, वहां पर लोग कम रहते हैं एज कंपेयर टू प्लेन के। तो हमने जो पिछले चैप्टर में बात की थी, पिछली यूनिट में बात की थी कि स्वास्थ्य ये जो सेवाएं हैं इनका समान रूप से वितरण होना चाहिए। समान रूप से जब वितरण होगा तभी लोगों तक इसकी जो पहुंच है वो सुगम होगी। तो जो दुर्लभ एरिया आपके पास में जितने भी दुर्गम एरिया है वहां पर जो रहते हैं लोग, तो उनकी जनसंख्या तो कम होगी ना, तो वहां तक अगर ऐसी सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स जो है उनकी पूर्ति के लिए जरूरी नहीं है कि जितना प्लेन एरिया में जनसंख्या है उतनी ही जनसंख्या उनकी हो, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। और
इसके अंदर प्रयोगशाला जांच सेवाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ी सेवाएं भी दी जाती है। इसके बारे में अभी अभी अपन ने बात की थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग आपके पास में कितना है, 1,20,000 लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए, और दुर्गम क्षेत्रों में 80,000 की पूर्ति के लिए। यहाँ पर 30 बेड के एक बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान है। उसके अंदर कितने बेड का बिस्तर होना चाहिए? 30 बेड का, जो आपके पास में पूरा हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके अंदर ओपीडी, आईपीडी, आयुष विशेषज्ञ, आंख के विशेषज्ञ, आपातकालीन सेवाएं और प्रयोगशालाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में तो सभी हॉस्पिटल्स के अंदर होंगे, ठीक है। साथ ही साथ में शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या नगर निगम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्पताल खोले जाते हैं, जहां रोगों का उपचार, रोग निरोधक तथा संबंधित सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती है। जो कि अभी अभी इस फ्लो चार्ट के अंदर हमने देखा था। क्या है? जिला अस्पताल होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, अलग अलग जनसंख्या के अकॉर्डिंग दुर्गम क्षेत्रों के लिए इनसे कम होगा एज कम्पेयर टू, और यहाँ पर सारी की सारी ये आशा कार्यकर्ताओं तक आ जाएगा, है ना, स्वास्थ्य गाइड तक। तो ये सब कुछ बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, पिछले चैप्टरों को रिलेट करके हमने देखा, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट इसके साथ साथ में लेते रहिएगा, नोट्स को आप प्रॉपर वे में लिखिएगा, और सभी यूनिट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।